हेलो फ्रेंड्स। आज 25 फरवरी को हम फिर से आपके साथ जुड़ रहे हैं। हम आपके साथ 24 फरवरी को भी जुड़े, 23 फरवरी को भी जुड़े और 23 फरवरी से ही हमने आपके साथ आपको फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया था। जो पहला चैप्टर है क्लास 10th का, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में दोस्तों हमने बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ पढ़ा भी, बहुत कुछ समझा भी, बहुत कुछ नई नई बातों को हमने शायद सीखा भी होगा। जैसे कि हम किसी वस्तु को कैसे देख सकते हैं। बहुत लोग सोचते होंगे कभी ना कभी, तो उनके दिमाग में आता होगा कि हम कैसे किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो शायद वो आज हमारे वीडियो के तहत जो लेक्चर 1 में हमने बताया था कि हम किसी वस्तु को कैसे देख सकते हैं, उसको समझ पाए होंगे। और अगर नहीं तो आप हमारा लेक्चर 1 फिर से देख सकते हैं टारगेट 475 प्लस पर। दोस्तों, मैंने फिजिक्स का पहला चैप्टर आपके साथ शुरू तो कर दिया और ये भी कह दिया कि हमारे चैनल का नाम है टारगेट 475 प्लस और हम अंत तक आपके साथ जुड़े रहेंगे। और ये वादा है, अगर आप हमारा साथ देते हैं तो आप 475 प्लस अवश्य लाएंगे। तो अगर हम बात करें, फिजिक्स तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, जल्द ही हम केमिस्ट्री को भी लेकर आ रहे हैं। केमिस्ट्री के साथ साथ मैथ को भी जल्द ही लेकर आएंगे। फिलहाल तो अभी हम लोग फिजिक्स पे फोकस करते हैं। फिजिक्स के पहला चैप्टर पे कहा जाता है कि फिजिक्स का चौथा चैप्टर बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन मेरे हिसाब से फिजिक्स का पहला चैप्टर भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पहला चैप्टर ना बहुत ही वो मतलब इंटरेस्टिंग है, एक तरह का इंटरेस्टिंग। अगर उसको समझना चाहिए तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है पहला चैप्टर। चौथा चैप्टर और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन पहला चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है ना कि हमें अंतरिक्ष से रिलेटेड बातों को भी पता चल सकता है। क्योंकि सोचिए जब हम मानव नेत्र आगे जाके पढ़ेंगे, मानव नेत्र पढ़ेंगे, अब प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, तो सीखेंगे कि आसमान काला क्यों, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, अंतरिक्ष काला क्यों दिखाई देता है। ये स्पेस से रिलेटेड चीज है और स्पेस से रिलेटेड चीज जानने के लिए लोगों को क्या रहती है, उत्सुकता रहती है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और मानव नेत्र एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसे इंटरेस्ट लेकर पढ़ना चाहिए। तो प्रकाश के परावर्तन को हम लोगों ने बहुत अच्छे से अभी तक समझा है। और जैसे कि हमने अपना चैप्टर, हर लेक्चर में चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर का एक छोटा सा डेमो आपको बताते ही है। तो इस लेक्चर में भी हम आपको उसका एक प्रीवियस लेक्चर का एक छोटा डेमो जरूर दिखाएंगे, जिसको कि एक तरह का हम शॉर्ट नोट्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अपना शॉर्ट नोट्स कह सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले तो हमें पढ़ना है फिजिक्स। फिजिक्स, ठीक है। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। लेकिन देखिए, आप बिहार बोर्ड से भले, लेकिन आपको इंग्लिश जरूर जाननी चाहिए, तो इसीलिए हम इंग्लिश में भी बात करेंगे, सिर्फ हल्का हल्का इंग्लिश। जैसे प्रकाश के परावर्तन का इंग्लिश क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन, जिसमें कि हम लोगों ने देख लिया था प्रकाश क्या होता है। क्या देखा था कि प्रकाश क्या होता है? क्या देख लिया था दोस्तों? प्रकाश के बारे में क्या देखा था? अगर सिंपल छोटी छोटी बातों से हम लोग क्या करेंगे, बात को क्लियर करते हुए जाएंगे। प्रकाश देख लिया था हम लोगों ने। प्रकाश में क्या देखा कि प्रकाश क्या है? एक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जल्दी जल्दी क्लियर करेंगे क्योंकि अभी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, इसीलिए ये एक शॉर्ट नोट्स की तरह काम करेगा। इस पूरे बोर्ड में क्या होगा, हमारे प्रीवियस लेक्चर का डेमो, मतलब डेमो नहीं बोलते हैं उसको, शॉर्ट नोट्स होगा, माइंड मैप होगा प्रीवियस लेक्चर का। प्रकाश क्या है? कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। दूसरा चीज हमने देखा था प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु क्या होती है? जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है। जिससे प्रकाश क्या होती है? उत्सर्जित होती है, ठीक है। दूसरा क्या देखा था? अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है। क्या नहीं होती है? प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है। ये क्रॉस का साइन नहीं होती है। चौथा चीज, अप्रदीप्त वस्तु के बाद हमने क्या देखा था? प्रकाश किरण। प्रकाश किरण देखा था। सरल रेखा में प्रकाश के गमन को क्या कहते थे?
किरण कहते थे और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते थे। किरण पुंज कितने तरह के होते थे? 3 तरह के। पहला होता था समांतर, दूसरा होता था अपसारी और तीसरा होता था अभिसारी। ठीक है। इसके बाद अगर याद हो तो किरण पुंज के बाद हम लोगों ने किसके बारे में बात की थी? प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात की थी। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने पारदर्शी माध्यम के बारे में बात की थी। अपारदर्शी माध्यम के बारे में बात की थी और सिर्फ पारभासी माध्यम के बारे में बात की थी। ठीक, इतना कुछ तो हमने सिर्फ अपने पहले लेक्चर में देखा था। ठीक, प्रदीप्त वस्तु भी कितने तरह का हम लोगों ने जाना था। प्रदीप्त वस्तु जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है मानव निर्मित। दूसरा कौन सा होता है भाई? मानव निर्मित। ठीक, अब जो हम लोगों ने कल पढ़ा, ये लेक्चर 1 का है, ये लेक्चर 1 है। अब लेक्चर 2 में क्या था? लेक्चर 2 में देखा यदि किसी प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकरा जाए, किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है और उससे टकराकर वापस लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रदीप्त वस्तु से आने वाली प्रकाश को आपतित किरण कहते हैं। क्या, कौन सी किरण कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और टकरा कर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण अपारदर्शी वस्तु से जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक, आपतन बिंदु से खींचे गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु से खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ठीक, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण। आपतन अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन और क्या था? एक डेफिनेशन था प्रकाश का परावर्तन का, आपतित किरण का डेफिनेशन था, परावर्तित किरण का डेफिनेशन था। अब उसके बाद परावर्तित किरण के डेफिनेशन के बाद क्या था? आपतन बिंदु का डेफिनेशन था। उसके बाद अभिलंब का डेफिनेशन था, आपतन कोण का डेफिनेशन था और परावर्तन कोण का डेफिनेशन था। किसका? परावर्तन कोण का डेफिनेशन था। जैसे प्रकाश के परावर्तन का डेफिनेशन क्या था? प्रदीप्त या फिर किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकराकर वापस किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दूसरा क्या था? आपतित किरण, किसी प्रदीप्त वस्तु या प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, आपतन बिंदु से टकराकर वापस जाने वाली किरण को, वापस उसी माध्यम में लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, आप परावर्तित किरण, आपतन बिंदु क्या होता है? ये प्रदीप्त वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण अपारदर्शी वस्तु से जिस तल पर मिलती है या जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब, आपतन बिंदु से खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण अभिलंब और आपतित किरण के बीच को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, ये इतना सा लेक्चर 1 और 2 में हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे लेक्चर 3 जो आज है 25 फरवरी को। ठीक है, अब देखिए हमने परावर्तन तो देख लिया, हम लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं। परावर्तन तो देखा, लेकिन क्या परावर्तन हर एक सतह पर मुमकिन है? देखिए, अगर हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो उसमें परावर्तन का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, लेकिन क्या परावर्तन की वजह से, अगर एक चीज सोचा जाए, जब प्रकाश का परावर्तन
जब प्रकाश का परावर्तन दर्पण से होता है, किससे होता है? दर्पण से, तो प्रतिबिंब बनता है। कभी सोचें कि जब प्रकाश का परावर्तन दर्पण से होता है तो प्रतिबिंब बनता है, और जब प्रकाश का परावर्तन दीवार से होता है तो प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो प्रतिबिंब नहीं बनता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? मतलब जब दर्पण से टकरा के प्रकाश का परावर्तन होगा तो प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन जब दीवार से टकरा के आएगा तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ऐसा क्यों? मन में क्वेश्चन कभी आना चाहिए, और नहीं आया है तो हम जगा दिए आपके मन में क्वेश्चन कि प्रकाश का परावर्तन दर्पण पर अगर होता है तो प्रतिबिंब बनता है, और दर्पण पर नहीं होता है तो दीवार पर अगर हो गया तो प्रतिबिंब नहीं बनता है। ऐसा कैसे? तो ऐसा इसीलिए मेरे भाई क्योंकि यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन के दो प्रकार के हिसाब से काम होता है। प्रकाश के परावर्तन के दो प्रकार के हिसाब से काम होता है, जिसमें से पहला प्रकार का जो नाम है वो नाम है समरूप प्रकाश का परावर्तन, या रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको नाम दे रहा है यहाँ पर पहला, प्रकाश के परावर्तन का प्रकार। हेडिंग क्या दे सकते हैं हम इसको? प्रकाश के परावर्तन का प्रकार। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का प्रकार। सबसे पहला समरूप परावर्तन, और दूसरा का नाम हम क्या कह सकते हैं? असमरूप कह सकते हैं, असमरूप परावर्तन। देखो, जिसकी सतह चिकनी हुई, क्योंकि दर्पण की सतह आप देखिएगा कि पूरी तरह से चिकनी होती है। दर्पण की सतह क्या होती है? पूरी तरह से चिकनी होती है, और दर्पण की सतह क्या होती है? पूरी तरह से चिकनी होती है, लेकिन दीवार की सतह चिकनी नहीं होती, खुरदरी होती है। और जब खुरदरी से प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसमें परावर्तन के नियम का फॉलो नहीं होता है। अब सवाल तो आता है, आपने प्रकार तो बता दिया लेकिन नियम तो बताया ही नहीं, तो भाई अभी देख लेते हैं नियम क्या होता है। चलिए नियम देख लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो भाई, प्रकाश के परावर्तन के नियम देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम को देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम को देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। जिसमें पहला क्या होता है? पहला क्या होता है? ये जो आपतित किरण आ रही है, ये जो आपतन बिंदु है, और फिर ये परावर्तित किरण है, ये तीनों के तीनों एक तल में, एक समतल में होने चाहिए। क्या होने चाहिए? एक तल में होने चाहिए, एक समतल में होने चाहिए। ठीक है, परावर्तन का पहला नियम क्या है? कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल में होने चाहिए। क्या होने चाहिए? समतल में होने चाहिए, पहला नियम। दूसरा नियम कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। अब इसका मतलब समझिएगा, अगर आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल पर है, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ही प्रकाश के परावर्तन का नियम का फॉलो करता है। क्या करता है? प्रकाश के परावर्तन के नियम का फॉलो करता है। अगर एक भी इस दोनों में से मिस हुआ तो यानी प्रकाश के परावर्तन का फॉलो नहीं हो रहा है। और यही चीज उठा के आप इसमें चिपका दीजिए। समरूप परावर्तन में ये दोनों चीज होती है, और असमरूप परावर्तन में ये नहीं होता है। क्या नहीं होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, बात को समझिएगा। कैसे नहीं होता है, बात को समझा रहे हैं। अब ये वाला मिटा रहे हैं, क्योंकि ये तो समझ में आ गया होगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु, आपतन कोण, परावर्तन कोण, सब समझ में आ गया होगा। ये मिटाते हैं। अब देखिए, ये दोनों के दोनों जो निर्भर करते हैं, सतह पर निर्भर करते हैं। मतलब अपारदर्शी वस्तु की सतह कैसी है? चिकनी है या खुरदरी है? कैसी है? चिकनी है या खुरदरी है? अगर चिकनी हुई तो समरूप, अगर चिकनी हुई तो समरूप, और खुरदरी हुई तो असमरूप। अब देखिए, पहले समरूप के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? समरूप के बारे में।
किसके बारे में? समरूप के बारे में। समरूप में क्या? चिकनी सतह होनी चाहिए। कैसी सतह होनी चाहिए भाई? चिकनी सतह होनी चाहिए। चिकनी सतह होनी चाहिए, ठीक। मतलब ये हो गई सतह चिकनी। तो अब देखिए, जब आपतित किरण आएगी तो जैसे आएगी, जिस माध्यम से जितना कोण बना के आएगी उतने कोण से जाएगी। देखिए जैसे कि ये अभिलंब हो गया, तो देखो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। फिर अगर एक और किरण आ रही है जो इसके समांतर, क्योंकि अनंत से आने वाली किरणें समांतर किरण पुंज कही जाती है, तो अगर अब इसके समांतर आई, जैसे वो आएगी, अगर इसके समांतर आ रही है तो जाएगी भी क्या? पहली बात तो इसके समांतर जाएगी, और दूसरी बात क्या जाएगी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। माने ये आई और ये आर, ये आई और ये आर। आपतन कोण को आई से डिनोट किया जाता है और परावर्तन कोण को आर से डिनोट किया जाता है। किससे? आर से, छोटी वाली आर से। तो ये आई, ये आर। देखो पहले बात तो समांतर आई, तीर दिखाना जरूरी है। समांतर आई, समांतर गई, ठीक। कैसी सतह है भाई? चिकनी सतह है। कैसी सतह है? चिकनी सतह। कैसी सतह है? चिकनी सतह, ठीक है। समांतर आई, समांतर गई। देखिए मेरे हिसाब से क्या है ना कि प्रकाश के परावर्तन के दो प्रकार को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे क्या होगा ना, ये पता चलेगा कि दर्पण पे प्रतिबिंब क्यों बनता है। क्योंकि दर्पण की सतह चिकनी है तो उसमें समांतर आने वाली प्रकाश चिकनी में समांतर जाती है, कोण आई बराबर कोण आ जाता है। लेकिन जब सतह खुरदरी रहे, खुरदरी रहने का मतलब कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से रहे, तो एक किरण यहाँ पे आई, ये आई, ठीक। अब ये रिफ्लेक्ट होगी, ये ऊंचे पर आई, ऐसे भाग जाएगी, ऊंचे पर आई। अब हो सकता है कोई सतह क्या हो जाए, एकदम यहाँ आ जाए, तो ये ऐसे भाग जाएगी। देखिए आ तो रही है समांतर, क्योंकि अनंत से आने वाली किरणें समांतर होती है। समांतर मान लीजिए आ गई, लेकिन एक चीज देखोगे तो आ रही है समांतर, लेकिन जा नहीं रही है समांतर। नहीं तो देख लो, समांतर आ रही है लेकिन जा नहीं रही है। दोनों क्या हो रही है? फैलती जा रही है। दोनों क्या हो रही है? फैलती जा रही है। क्योंकि दोनों का पॉइंट, मतलब देखो एक क्या हो रहा है, कोई नीचे, कोई अगर यहाँ गिर गया, सपोज कर लो कोई यहाँ गिर गया, कोई यहाँ गिर गया, तो अब कहोगे कि टेढ़ा बना दिया। नहीं, टेढ़ा नहीं बना है, टेढ़ा नहीं बना है भाई। ये देखो टेढ़ा नहीं बना है, वो आगे जाके कटेगी, वो आगे जाके क्या करेगी? कट जाएगी। आगे जाके क्या हो जाएगी? कट जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो दोनों में इंसिडेंट एंगल, ये आई और ये आर छोटा बन गया, ये आई बड़ा बन गया। यहाँ भी देखो ये आर बड़ा बन गया, ये आई छोटा बन गया, बना कि नहीं? तो खुरदरी सतह पर क्या होता है ना कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं हो पाता है। खुरदरी सतह पर, खुरदरी सतह पर क्या होता है? आपतन कोण, कोण आई डज नॉट इक्वल टू कोण आर, बट चिकनी सतह पर कोण आई इक्वल टू कोण आर। मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, लेकिन खुरदरी सतह पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं होता है। और खुरदरी सतह जो होती है वो दीवार पर अधिकतर बनती है, दीवार पर अधिकतर मिलने को मिलती है, इसीलिए दीवार पर प्रतिबिंब को नहीं बनती। वो क्या होती है? परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, और हमारी आंखों में जो मौजूद रेटिना है और उस पर उसका प्रतिबिंब बनता है, तब हम उसको देख पाते हैं। होता दोनों जगह से, होता क्या है? दोनों जगह से परावर्तन होके आती है, हम उसको देख पाते हैं। लेकिन एक में क्या होता है, हम अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं, और एक में हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाते। समझ में आई? दर्पण में क्या होता है? दर्पण में कोण आई बराबर कोण आर है, वहां से प्रतिबिंब होके आई, वहां से क्या हुई? प्रतिबिंब परावर्तित होके आई किरण, हमारे आंखों पर क्या बना? प्रतिबिंब बना। किसका प्रतिबिंब बन गया? हमारा ही प्रतिबिंब बन गया। हमारा ही क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया, क्योंकि उसकी सतह क्या है? चिकनी, चिकनी। वरना कोई देखना, कांच, कांच ले लेना, तो देखना उस पर अपना प्रतिबिंब बन जाएगा, क्योंकि उसकी सतह क्या हो जाती है? चिकनी हो जाती है। समझे? अब कोई पानी शांत है, उस पर अपना प्रतिबिंब बन जाता है, बनता है कि नहीं बनता है? और वही लहर अगर उठ रही होगी तो सतह क्या हो जाती है? अप डाउन हो जाती है। सतह अप डाउन हो जाएगी तो प्रकाश का परावर्तन सही ढंग से नहीं होगा, तो अपना प्रतिबिंब भी नहीं दिखाई देता है। लेकिन अगर वही पानी शांत है तो उसमें अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं, क्योंकि उसकी सतह क्या हो गई? एक जैसी हो गई, जिसे प्रकाश का परावर्तन हुआ। ठीक है, ठीक, ठीक है। चलो
इतना तो समझ गए, प्रकाश के परावर्तन को समझ गए, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार भी समझ गए कि समरूप परावर्तन क्या होता है और समरूप परावर्तन क्या होता है। अगर डेफिनेशन लिखना हो तो सिंपल है, वैस समरूप परावर्तन क्या होता है, जिसमें कि प्रकाश के परावर्तन का नियम का फॉलो होता है। वैसा परावर्तन जिसमें प्रकाश के परावर्तन के नियम को नियम मतलब फॉलो करते हैं, फॉलो करने का, वैसा प्रकाश का परावर्तन जो जो या फिर ऐसे बोल सकते हैं समरूप परावर्तन चिकनी सतह पर होता है और वहां पे प्रकाश के परावर्तन आसानी से लागू हो जाते हैं, जिसे कि समरूप परावर्तन कहते हैं। और असमरूप परावर्तन खुदरी सतह पर होता है, इसमें प्रकाश के परावर्तन लागू नहीं हो पाते हैं, इसीलिए इसे असमरूप परावर्तन कहा जाता है। ठीक, परावर्तन के दो प्रकार, दो नियम को सीख लिए हैं। पहला नियम कौन सा है कि आपतित किरण, परावर्तन किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल पर होते हैं। और दूसरा क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे है हमारा दर्पण। दर्पण तो है, लेकिन उससे पहले हम ये जो दर्पण लिए, अगर हम इसको समतल दर्पण मान लें, कौन सा दर्पण मान लें, समतल दर्पण मान लें, तो क्योंकि समतल दर्पण की सतह क्या होती है, चिकनी होती है। समतल दर्पण की सतह क्या होती है, चिकनी होती है। तो हम इसीलिए सबसे पहले अब समतल दर्पण को सीखेंगे। पहले किसको सीखेंगे, समतल दर्पण को सीखेंगे। समतल दर्पण के डेफिनेशन को जानेंगे। समतल दर्पण, देखिए समतल दर्पण जो आप अपने घर में आईना देखते होंगे, जिसमें आपको अपना चेहरा दिखाई देता है, उस वही है समतल दर्पण, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, जिसमें आप अपना क्या देखते हैं भाई, चेहरा देखते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। ठीक, लेकिन अब उसकी बनावट कैसी होती है वो बताना पड़ेगा हमको समतल दर्पण के डेफिनेशन में। अगर आपको कोई पूछे समतल दर्पण क्या, तो आप क्या बोलेंगे, ये तो भाई चलो अपनी जानने वाली बात है कि घर में जो मेरा आईना है वो समतल दर्पण है। लेकिन अगर हमसे पूछ लिया जाए कि समतल दर्पण का डेफिनेशन बताइए, तो सबसे पहले समतल दर्पण एक कांच की चिकनी प्लेट है, चिकनी सतह। कांच की क्या है, चिकनी सतह है। समतल दर्पण क्या है, एक कांच की चिकनी सतह है, जिसके पिछले हिस्से को रस्तित किया जाता है और उस पर चांदी की परत चढ़ाई जाती है। बस बात खत्म, यही है समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, समतल दर्पण। समतल दर्पण, समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण, समतल दर्पण कांच की एक चिकनी सतह है। अगर ऐसा विश्वास ना हो ना, अगर मेरा चिकनी पे अगर डाउट हो रहा हो, तो समतल दर्पण में भी एक चीज देखना कि जब उसमें डिजाइन बनाता है तो उस कांच में हल्का फल्का वो अप डाउन कर देता है। अब जब वो अप डाउन करता है तो वहां पर देखना तुमको बीच में जो है प्रतिबिंब दिखाई देगा। उस समतल जैसे ऊंचा हुआ हिस्सा इतना सा होगा तो यहाँ पे तुमको प्रतिबिंब दिख जाएगा, लेकिन इस हिस्से पर प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। देखना इस चीज को, ठीक है। चलो भाई, चिकनी सतह क्या है, चिकनी सतह, समतल दर्पण कांच की क्या है, एक चिकनी सतह है। उसके बाद क्या है, जिसके जिसके पिछले हिस्से को, जिसके पिछले हिस्से को माने पीछे के हिस्से को, पिछले हिस्से को मतलब गढ़िये रंग से किया जाता है, या तो लाल या हरे गहरे रंग से, को गहरे रंग से रचित किया जाता है, रचित किया जाता है और उस पर चांदी की परत चढ़ाई जाती है, और उस पर चांदी की परत चढ़ाई जाती है, समतल दर्पण कहलाता है। वरना आप अपने घर में जो आपका आईना है, जो ड्रेसिंग टेबल पे लगा हुआ आईना होगा आपका, उस पर आप देखिएगा उस समतल दर्पण ही है, उसके पीछे में ना पेंट किया हुआ होगा। और जितना ज्यादा आप कॉस्टली जाइएगा तो आईना क्या होता है, उसमें साफ दिखने का कारण यही है, उसमें प्रतिबिंब दिखने का कारण यही है कि जब दर्पण के पीछे वाले हिस्से को जितना ज्यादा अच्छे से कलर करके उस पर रस्तित चढ़ाया जाएगा, उस पर उतना ज्यादा क्या बनेगा, अच्छा प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि उससे उतना अच्छा परावर्तक सतह हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो वही रीजन है दर्पण पर प्रतिबिंब बनने का, जो हम आपको बता दिए। चिकनी सतह से, चिकनी सतह से क्या होता है
की प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण की डेफिनेशन हो गई कि समतल दर्पण कांच की एक चिकनी सतह है जिसके पिछले हिस्से को गहरे रंग से रस्तित किया जाता है और उस पर चांदी की परत चढ़ाई जाती है। ठीक, अब दूसरी बात, समतल दर्पण पे बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता भी होती है, लेकिन उससे पहले समतल दर्पण पर जब प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है तब क्या होता है। ठीक है, समतल दर्पण पर जब प्रकाश की किरण लंबवत पड़ेगी तब क्या होगा। देखो भाई मेरे एक साफ सीधी बात बताते हैं, प्रकाश की किरण, इसमें सिर्फ इतनी सी बात तुमको याद रखनी है कि जिस माध्यम में आएगा उसी माध्यम में जाएगा और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, परावर्तन में दो चीज हमेशा याद रखना, जिस माध्यम से आएगा उसी माध्यम में जाएगा, और दूसरी बात कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। हाँ, लेकिन परावर्तन के साथ साथ ये भी बात याद रखना, इसमें हमेशा अपारदर्शी वस्तु ली जाती है। कैसी वस्तु? अपारदर्शी वस्तु। एक कांच की चिकनी सतह जिसके पीछे रस्तित क्यों किया गया? कांच को अपारदर्शी बनाने के लिए। अगर कांच को ऐसे ही रख लेंगे तो हमको तो आर पार उससे दिख ही रहा है, वो पारदर्शी हो जाएगा, लेकिन उसको अपारदर्शी बनाने के लिए उस पर रस्तित किया गया है। ठीक है, देखो अब हम एक दर्पण बना लिए। क्या बना लिए? दर्पण, समतल दर्पण बना लिए। इसका नाम कर दिए M'। इस पर क्या किए? लंबवत आपतित किरण आ रही है, लंबवत आपतित किरण आई तो आपतन कोण यहीं पे बन गया। अब आपतन बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब, इसी पर अभिलंब भी बन जाएगा। ठीक ठीक भाई, अब देखो जब इस पर अभिलंब बन गया, सुनना मेरी बात को गौर से, सुनना मेरी बात को, कि जब इस पर अभिलंब बन गया, ठीक, अभिलंब अगर इससे नहीं समझ में आ रहा है तो हम ब्लू कलर से एक अभिलंब बनाते हैं। गौर से सुनना, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन रहेगा, कंफर्म रहेगा। ठीक है, ये मान लो अभिलंब है। ठीक, आपतित किरण आई, लंबवत आई, लंबवत आई, लंबवत आई। और एक चीज हम परावर्तन में कल बताए थे, ये बताए थे कि लंब अभिलंब जो होता है वो सतह के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सुन लो ध्यान से, लंब क्या होता है? सतह के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। तो यहाँ पर आपतित किरण भी कितना डिग्री का एंगल बना रही है? सतह के साथ। किसके साथ? सतह के साथ, 90 डिग्री का। लेकिन अगर पूछे कि आपतित किरण लंब के साथ कितना डिग्री का कोण बना रही है, तो 0 डिग्री का। क्यों? क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब दोनों एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, और एक ही दिशा के साथ साथ कोण बना ही नहीं, कोण बना ही नहीं, तो यानी 0 डिग्री का एंगल हो गया। तो यहाँ पे कोण आई का मान कितना हो गया? 0। लेकिन अगर पूछे कि आपतित किरण, अगर क्या पूछे, अगर पूछे कि आपतित किरण सतह के साथ कितना डिग्री का कोण बना रही है, सतह के साथ कितना डिग्री का कोण बना रही है, क्या बना रही है? कोण बना रही है, तो क्या आंसर होगा? 90 डिग्री। क्या आंसर होगा? 90 डिग्री। और वही पूछे कि आपतित किरण अभिलंब के साथ कितना डिग्री का कोण बना रही है, आपतित किरण अभिलंब के साथ कितना डिग्री का कोण बना रही है, अभिलंब के साथ कितना डिग्री का कोण बना रही है, तो 0 डिग्री का। 0 डिग्री का। अब सुनो, प्रकाश के परावर्तन में यहाँ पे चिकनी भी सतह है, यहाँ सतह क्या है? चिकनी है, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम का फॉलो होगा। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम का फॉलो होगा तो मेरे भाई कोण आई बराबर कोण आर होगा। अब जब कोण आई बराबर कोण आर होगा, कोण आई का मान 0 तो आर का मान कितना? 0, यानी कोण आर बराबर 0। अब कोण आर बराबर 0 है, एक बात बताओ, अब कोण आर बराबर 0 है, मतलब आपतित किरण, सॉरी, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण 0 डिग्री है। तो क्या ऐसा बनेगा, क्या ऐसा बनेगा, क्योंकि अभिलंब और यहाँ पे तो 0 डिग्री बन ही नहीं रहा, तो क्या ऐसा बनेगा? ऐसा तो बन ही नहीं सकता ना। ऐसा बन सकता है? नहीं, क्योंकि प्रकाश तो पार हो ही नहीं सकती, प्रकाश तो अपारदर्शी वस्तु के पार हो ही नहीं सकती, तो ऐसा तो बनेगा नहीं, और ऐसा भी बनेगा नहीं। ये दोनों तो पॉसिबल है ही नहीं, ये दोनों तो पॉसिबल है नहीं। बच्चा इसकी बात, तो हमको भाई एंगल लाना है 0, ना कि हमको समथिंग एंगल, कुछ भी एंगल नहीं चाहिए, हमें चाहिए एंगल
जीरो। अब हमें एंगल जीरो चाहिए, तो इसका मतलब परावर्तित किरण भी क्या होनी चाहिए, इसी दिशा में होनी चाहिए, जिस वजह से परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कितना डिग्री का कोण बने, 0 डिग्री का कोण बने। तो इससे ये पता चला कि परावर्तित किरण भी जो है, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ 0 डिग्री का कोण बना रही है, 0 डिग्री का कोण बना रही है। अब एक चीज, जब परावर्तन किरण अभिलंब के साथ 0 डिग्री का कोण बनाएगी तो सतह के साथ 90 डिग्री का, सतह के साथ 90 डिग्री का। अब एक चीज देखो, हम एक चीज कह देते हैं, इस तीन में अब एक चीज हम नहीं बोल रहे हैं क्या, दो चीज में नहीं लिखे कि अभिलंब सतह के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है और परावर्तित किरण भी सतह के साथ इस स्थिति में 90 डिग्री एंगल बनाएगी। किस स्थिति में, इस स्थिति में। और ये स्थिति कौन सी है, जब समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है। कैसी पड़ती है, लंबवत पड़ती है, ना पड़ती नहीं, पड़ती है। क्या होती है, पड़ती है। क्या होती है, पड़ती है। तब क्या बनेगा, आपतित कोण 0 डिग्री, परावर्तन कोण 0 डिग्री, अभिलंब के साथ सतह 90 डिग्री, आपतित किरण के साथ सतह 90 डिग्री और परावर्तित किरण के साथ सतह 90 डिग्री। इस 5 में से एक ऑब्जेक्टिव कंफर्म। ठीक, इस डायग्राम को अच्छा से याद रखना। अगर इस डायग्राम को साफ से समझना है तो सिंपल है, तो समझा तो दिए। अब इस डायग्राम को अच्छे से हम बना देते हैं। ये देख, इतना कलर दिखाने की जरूरत नहीं होती है, इसमें सिंपल सा होता है। ये एक हमने ये दर्पण बना दिया, जिसमें हम लिख देंगे समतल दर्पण mn है, और ये हो गई आपतित किरण, ये हो गया आपतन बिंदु, ये आ गई आपतित किरण, ये होगी परावर्तित किरण, ये होगी आपतन बिंदु। ये बन गया आपका समतल दर्पण में अगर लंबवत किरण आती है तो आपतन कोण 0, परावर्तन कोण 0। ये समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण जब लंबवत पड़ती है और समतल दर्पण पर है। ठीक, समतल दर्पण का डेफिनेशन हो गया, लंबवत पड़ती है उसका डेफिनेशन हो गया। अब एक चीज और समतल दर्पण में समझना है, वो ये है कि जब आप अपने घर में आईना देखते होंगे तो आप उसमें देखते होंगे कि आपका दायां हाथ बायां दिख रहा है, बायां हाथ दायां दिख रहा है, ऐसा होता है ना। ठीक, तो इस चीज को कहा जाता है पार्श्विक उत्कर्म कहा जाता है, उत्कर्म, पार्श्विक उत्कर्म कहा जाता है। कौन, कैसा, क्या कहा जाता है, पार्श्विक उत्कर्म। पार्श्विक उत्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पार्श्विक उत्क्रमण। ठीक है, इसको मिटाते हैं। थोड़ा सा और देख लीजिए, 5-10 मिनट मुश्किल से। पार्श्विक उत्क्रमण, समतल दर्पण हम सोच रहे हैं खत्म कर दें, वरना फिर रह जाएगा समतल दर्पण। ऐसे समतल दर्पण की विशेषता हमेशा अधिकतर 2 नंबर में पूछा गया प्रश्न है बिहार बोर्ड में। समतल दर्पण 2 नंबर में अधिकतर बार पूछा जाता है। तो अब जो है हम समतल दर्पण को वो कल बताएंगे। समतल दर्पण को कब बताएंगे, कल बताएंगे। समतल दर्पण में हमें 2-3 बात जरूर जानना जरूरी है। सबसे पहले देखो, हम आज मैं आपको सबसे पहले जो हम बताने का वाले, जो आज मेरा मोटो था वो ये था कि हम ये बताएं कि अगर हम दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब अपना दिखाई देता है, और अगर हम दीवार पर देखते हैं तो हमको दीवार दिखाई देती है, अपना प्रतिबिंब क्यों नहीं दिखाई देता। तो वो हम आपको बता दिए कि सतह के वजह से हमें दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, और दीवार जो कि जिसकी सतह खुरदरी होती है उसकी वजह से हमें उसमें अपना प्रतिबिंब नहीं बल्कि दीवार दिखाई देता है। ठीक, दूसरी बात कि परावर्तन के प्रकार को समझ लिए, परावर्तन के नियम को भी समझ लिए कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होना चाहिए। और दूसरी बात कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों के तीनों एक ही समतल या एक ही तल पर होने चाहिए। ठीक, अब उसके बाद परावर्तन में जो समझे थे, समतल दर्पण में समतल दर्पण क्या था, समतल दर्पण एक चिकनी कांच की एक चिकनी सतह जिसके कि पिछले हिस्से को रस्टित किया जाता है। हम हमेशा देखिए दर्पण ऐसे बनाए, उसके बाद नीचे को रस्टित कर रहे थे, ये जो हम ऐसे ऐसे कर रहे थे ये रचित कर रहे थे, उसके बाद एम ड्रेस। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। ठीक, उसके बाद समतल दर्पण पे जब किरण लंबवत पड़ी तो लंबवत गई, लंबवत पड़ी तो लंबवत गई भी, आपतन बिंदु बनी जहां पे आपतित किरण पड़ी दर्पण पर।
ठीक, उसके बाद आपको बता ही दिए कि अभिलंब के साथ हर बार का समतल दर्पण मतलब चिकनी सतह रहेगी तो अभिलंब के साथ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब बाकी आपतित किरण भी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, परावर्तित किरण भी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, लेकिन आपतन कोण 0 है, परावर्तन कोण 0 है। आपतित किरण किसके साथ, मतलब आपतित किरण किसके साथ जो है 90 डिग्री एंगल बना रही है, सतह के साथ। किसके साथ? सतह के साथ, सतह के साथ। ठीक है, और ये आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या है? 0। और परावर्तन कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या है? यहाँ पे 0। आज हम इतना सीखे। अब कल क्या देखेंगे? कल देखेंगे समतल दर्पण की विशेषता देखेंगे। कोशिश करेंगे कल प्रतिबिंब भी शुरू हो जाए, और तीसरी चीज हम शुरू देखेंगे कल, कोशिश करेंगे कि आपको गोलीय दर्पण के बारे में कुछ हम बताएं। गोलीय दर्पण के बारे में हम कुछ बताएं। देखिए, कोशिश तो हम कर रहे हैं और कोशिश हमारी है कि आप सीखें। अगर आपको कहीं भी इतनी सा भी डाउट आ रहा है तो आप बेझिझक हमारे कमेंट कर सकते हैं और हमें बताइए कि आपको कहाँ पे दिक्कत लग रही है। ठीक है, हम आपके उस प्रॉब्लम को जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और हमारा चैनल टारगेट 475 प्लस को सब्सक्राइब करिए और आपके दोस्त हैं जो 10th में पढ़ते हैं तो उन्हें जरूर से जरूर शेयर करके बताइए। ठीक है, जल्दी हम केमिस्ट्री भी लेकर आ रहे हैं आपके सामने। अगर आपको हमारा ऐसा अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।